आज हम माइक्रोस्कोप के नीचे झांक रहे हैं कोशिकाओं की दुनिया में और उन तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो डायग्नोसिस में मतलब बीमारियों का पता लगाने में काफ़ी अहम हो। वेलकम टू MLTFM एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेगी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट नॉलेज, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा फोकस है सेल ब्लॉक तकनीक और इससे जुड़ी कुछ और ज़रूरी मेथड्स पर भी बात करेंगे। ये नाम थोड़े टेक्निकल ज़रूर हैं, पर असल में ये तरीके हैं जिनसे हम लिक्विड सैंपल्स जैसे बॉडी फ्लूइड्स उनमें से सेल्स को निकालकर जांचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करते हैं और साइटोपैथोलॉजी मतलब सेल स्टडी के फील्ड में इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसा लगता है कि किसी एजुकेशनल सोर्स से है, शायद MLT एजुकेशन पॉइंट जैसा कोई प्लेटफॉर्म जो इन प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में समझाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी को आसान बनाए, समझे कि लाभ में ये सब कैसे होता है। हाँ, और कैसे ये जानकारी फिर डॉक्टरों तक पहुंचती है एक सही डायग्नोसिस के लिए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन लिक्विड सैंपल्स में छिपी सेल्स की कहानी सामने आती है। तो सबसे पहले ये सेल ब्लॉक तकनीक आखिर है क्या भला? ये सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल्स का किला बना रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं एक तरह से। असल में ये एक तरीका है जिससे हम जो लिक्विड सैंपल्स होते हैं ना, उनमें तैरती हुई सेल्स को इकट्ठा करते हैं। अच्छा। और फिर उन्हें एक सॉलिड ब्लॉक में फिक्स कर देते हैं पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करके। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बॉडी के टिश्यू सैंपल्स को प्रोसेस करते हैं ना। हाँ, टिश्यू बायोप्सी की तरह। बिल्कुल। और इसका मेन मकसद है एक पक्का मतलब भरोसेमंद साइटोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस देना, सेल्स को स्टडी करके बीमारी का पता लगाना। अच्छा, तो ये सिर्फ किसी एक खास तरह के सैंपल के लिए नहीं है। मतलब कौन-कौन से लिक्विड्स पर इसे यूज कर सकते हैं? यही तो इसकी खासियत है। ये बहुत वर्सेटाइल है, मतलब कई तरह के सैंपल्स पर काम करता है, जैसे इफ्यूजन्स। इफ्यूजन, जैसे वो फेफड़ों के आसपास पानी भर जाता है या पेट में? हाँ, बिल्कुल वही। या फिर एंडोमेट्रियल एस्पिरेट्स, मतलब गर्भाशय की परत से लिए गए सेल्स। या फिर ब्रशिंग्स। ब्रशिंग्स मतलब जैसे एंडोस्कोपी के टाइम ब्रश से सैंपल लेते हैं। सही, सांस की नली से या पेट वगैरह से। और हाँ, फाइन नीडल एस्पिरेशन मतलब FNA, जो सुई से गांठ वगैरह से सैंपल लेते हैं। इन सभी से मिली सेल्स को सेल ब्लॉक बनाकर बेहतर जांचा जा सकता है। तो इसकी प्रोसेस क्या है? मोटा-मोटा क्या स्टेप्स होते हैं इसमें? हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ कॉमन स्टेप्स बताए गए हैं। पहला तो है सैंपल कलेक्शन, जो आपने अभी बताया। हाँ, और ये पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से और काफी मात्रा में सैंपल लेना जरूरी है ताकि आगे की जांच ठीक से हो पाए। ठीक है। कलेक्शन के बाद आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सैंपल को तेजी से घुमाते हैं। इसका क्या लॉजिक है? सोचिए, ये एक तरह की हाई स्पीड चक्री है। अच्छा। जब सैंपल ट्यूब तेजी से घूमती है तो जो भारी चीजें हैं यानी सेल्स वो नीचे बॉटम में जमा हो जाती हैं। अच्छा। और जो हल्का लिक्विड है वो ऊपर रह जाता है। ये जो नीचे जमी हुई सेल्स की परत है ना, इसे हम कहते हैं सेल पैलेट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मकसद ही यही है, सेल्स को लिक्विड से अलग करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। समझ गया। पैलेट बन गया। अब अगला स्टेप है एम्बेडिंग। सोर्स कहता है कि इस सेल पैलेट को पैराफिन ब्लॉक में एम्बेड करते हैं, जैसे टिश्यू सैंपल को करते हैं। इसमें पैलेट को फिक्सेटिव के साथ मिलाते हैं। हाँ। और फिर पैराफिन वैक्स में डालते हैं। ये फिक्सेटिव क्या चीज है? फिक्सेटिव एक तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव है। देखिए, जैसे ही सेल्स शरीर से बाहर आती हैं वो खराब होना शुरू हो सकती हैं। हाँ, डिग्रेड होने लगती हैं। बिल्कुल। तो फिक्सेटिव उन्हें उसी हालत में फिक्स कर देता है, मतलब स्टेबल कर देता है। उनकी बनावट को बनाए रखता है ताकि वो सड़े नहीं और जांच के लिए सही रहें। अच्छा। फिर इस फिक्स किए हुए पैलेट को पिघले हुए गरम पैराफिन वैक्स में डालते हैं। जब वैक्स ठंडा होके जम जाता है तो सेल्स उस मोम के ब्लॉक में एकदम सुरक्षित कैद हो जाती हैं। मोम में क्या क्यों करना जरूरी है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कदम बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं, मतलब टिश्यू की स्टडी में। मोम का ब्लॉक सेल्स को एक सॉलिड सपोर्ट देता है। हाँ। और इसी सॉलिड ब्लॉक से बाद में एक मशीन होती है, माइक्रोटोम। हाँ, माइक्रोटोम। उससे बहुत पतले मतलब एकदम बारीक सेक्शन या स्लाइस काटना मुमकिन हो पाता है। बिना इस सॉलिड सपोर्ट के सेल्स के इतने पतले और एक जैसे सेक्शन काटना वो नामुमकिन होता। अच्छा, तो अगला स्टेप यही है, सेक्शनिंग और स्टेनिंग। मतलब उस वैक्स ब्लॉक के पतले सेक्शन काटना और फिर उन्हें कलर करना। बिल्कुल सही।
माइक्रोटोम से कटे ये सेक्शन इतने पतले होते हैं कि लाइट उनके आर पार जा सके। इन्हें फिर कांच की स्लाइड पर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेल्स और उनके हिस्से वो रंगहीन होते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंट जैसे। तो उन्हें माइक्रोस्कोप में देखना मुश्किल होता है। यहीं पे स्टेनिंग काम आती है। अलग अलग तरह के रंग, मतलब स्टेन्स, जैसे H&E स्टेन, हेमाटॉक्सिलिन और इयोसिन। हाँ वही, ये सेल के अलग अलग हिस्सों को, जैसे न्यूक्लियस को अलग रंग, साइटोप्लाज्म को अलग रंग, ऐसे रंग देते हैं। इससे उनकी बनावट और अगर कोई गड़बड़ी है तो वो साफ नजर आने लगती है। और फिर फाइनल स्टेप, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पैथोलॉजिस्ट्स इन रंगीन स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हाँ, यहीं पर असली डायग्नोसिस होता है। पैथोलॉजिस्ट सेल्स की बनावट, उनका साइज, वो कैसे अरेंज्ड हैं, उनमें बीमारी के कोई लक्षण हैं या नहीं, जैसे कैंसर सेल्स, इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं। सेल ब्लॉक का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये सेल्स की 3 डायमेंशनल बनावट, मतलब आर्किटेक्चर, को भी कुछ हद तक बनाए रखने में मदद करता है, जो कभी-कभी सिर्फ स्मीयर में उतनी साफ नहीं दिखती। इससे डायग्नोसिस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये पूरी प्रक्रिया तो काफी सिस्टमैटिक लग रही है। क्या इसके कोई खास मेथड्स या तरीके भी हैं? सोर्स में फिक्स्ड सेडिमेंट मेथड का जिक्र है। हाँ, ये सेल ब्लॉक बनाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। इसमें कुछ खास चीजें चाहिए: सेंट्रीफ्यूज, ट्यूब्स और फिक्सेटिव। प्रोसेस काफी सटीक होता है। सोर्स बताता है कि पहले लिक्विड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालकर 10 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पर घुमाते हैं। 3000 आरपीएम और 10 मिनट? ये नंबर्स इतने स्पेसिफिक क्यों? ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जरूरी है, मतलब एक जैसा रिजल्ट पाने के लिए। 3000 आरपीएम की स्पीड इतनी है कि सेल्स ठीक से नीचे बैठ जाएं, पर इतनी तेज भी नहीं कि वो टूट जाएं या उनकी बनावट खराब हो। अच्छा। और 10 मिनट का टाइम ये पक्का करता है कि ज्यादातर सेल्स नीचे जमा हो जाएं। अगर स्पीड या टाइम कम होगा तो शायद सारी सेल्स जमा ना हो, और ज्यादा होने पर सेल्स डैमेज हो सकती हैं। तो ये पैरामीटर्स लैब में सेट किए जाते हैं ताकि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर का साफ लिक्विड, जिसे सुपरनेटेंट कहते हैं, उसे हटा देते हैं। फिर सेल पैलेट में फिक्सेटिव मिलाते हैं। सोर्स कहता है कि इसे 45 मिनट तक फिक्सेटिव में रखते हैं। हाँ, फिक्सेशन के लिए इतना टाइम देना जरूरी है ताकि फिक्सेटिव सेल्स के अंदर तक जाकर उन्हें अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकें। ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन क्रॉस लिंक होकर सेल को स्टेबल बनाते हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोर्स कहता है कि 45 मिनट्स बाद सैंपल को फिर से 10 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। दोबारा क्यों? अच्छा सवाल है। देखिए, फिक्सेटिव मिलाने के बाद हो सकता है सेल्स थोड़ी फैल जाएं या पैलेट थोड़ा ढीला हो जाए। तो दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने से सेल्स फिर से कसकर एक कॉम्पैक्ट पैलेट बना लेती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि जब हम फिक्सेटिव हटाएंगे तो कम से कम सेल्स बहें। इसके बाद इस ठोस पैलेट को फिर आगे की रेगुलर हिस्टोलॉजी प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, जिसमें डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और आखिर में पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग शामिल है। सोर्स एक खास फिक्सेटिव का भी जिक्र करता है, नाथन अल्कोहल फॉर्मेलिन NaF मेथड। इसमें 40% फॉर्माल्डिहाइड, 95% इथेनॉल और थोड़ा सा इयोसिन स्टेन होता है। इसके क्या फायदे बताए गए हैं? NaF फिक्सेटिव की तारीफ इसलिए की जाती है क्योंकि ये सेल्स की मॉर्फोलॉजी, मतलब उनकी बनावट को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है। सोर्स के मुताबिक इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो पैपरनिकोलाउ स्टेन वाले स्मीयर जैसे दिखते हैं। पैपस्टेन, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है साइटोलॉजी में। बिल्कुल, तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। और उससे भी जरूरी बात, ये हिस्टोकेमिकल और इम्यूनोसाइटोकेमिकल, मतलब ICC प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, ये क्या है और इसका क्या फायदा? इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री या IHC जब टिश्यू पर करते हैं, ये एक बहुत पावरफुल तकनीक है। इसमें हम खास तरह के एंटीबॉडीज यूज करते हैं जो सेल्स में मौजूद खास प्रोटीन्स या मार्कर्स से जाकर चिपक जाते हैं। अच्छा। इन एंटीबॉडीज पर लगे सिग्नल, जैसे कोई रंग, उससे हमें पता चलता है कि सेल में वो खास प्रोटीन है या नहीं। ये कैंसर का टाइप पता लगाने, इन्फेक्शन पहचानने या दूसरी बीमारियों के डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल है। और नेफ फिक्सेटिव का इन प्रॉपर्टीज को बचाए रखना एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब है कि उसी सेल ब्लॉक को यूज करके हम ये एडवांस टेस्ट भी कर सकते हैं। अलग से सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सोर्स एक सावधानी बरतने को भी कहता है कि NF को हमेशा फ्रेश बनाकर तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? हाँ, ये जरूरी है। फॉर्मेलिन, जो इसका एक मेन कंपोनेंट है,
वो टाइम के साथ बदल सकता है। वो धीरे धीरे फॉर्मिक एसिड बना सकता है, जिससे घोल का पीएच बदल जाता है। अच्छा, एसिड बन जाता है। हाँ, और बदला हुआ पीएच स्टेनिंग प्रोसेस को खराब कर सकता है। रंग ठीक से नहीं लगेंगे, इसलिए फ्रेश बनाना बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ठीक है, तो हमने सेल ब्लॉक को समझा। अब साइटोलॉजी में यूज होने वाले एक और जरूरी टूल पर आते हैं, साइटोसेंट्रीफ्यूज। हमने अभी सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की, ये उससे कैसे अलग है और क्यों जरूरी है? ये एक खास तरह का सेंट्रीफ्यूज है। इसे स्पेशली उन सैंपल्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें सेल्स बहुत कम होती हैं, लो सेलुलैरिटी वाले सैंपल्स। लो सेलुलैरिटी मतलब जिनमें कोशिकाएं कम होती हैं। बिल्कुल। सोचिए जैसे CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आसपास होता है, या जोड़ों का फ्लूइड। इनमें नॉर्मली सेल्स बहुत कम होती हैं। हाँ, अगर आप इनका नॉर्मल स्मीयर बनाएंगे तो हो सकता है पूरी स्लाइड पर 1-2 सेल मिले, वो भी ढूंढनी पड़े। साइटोसेंट्रीफ्यूज क्या करता है, ये उन गिनी चुनी सेल्स को भी स्पिन करके स्लाइड के एक छोटे से फिक्स्ड गोल एरिया में जमा कर देता है। अच्छा, तो इसका मेन काम है सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन। सोर्स ये कहता है कि ये लिक्विड सैंपल से सेल्स को सीधे माइक्रोस्कोप स्लाइड पर कॉन्सेंट्रेट करता है। बिल्कुल, एक छोटे दायरे में, जैसे रेत के ढेर में से कुछ खास कणों को एक जगह इकट्ठा करना। हाँ, समझ गया। सोर्स इसका एक और फायदा बताता है, सेल मॉर्फोलॉजी का प्रिजर्वेशन। ये कहता है कि सेल्स एक पतली मोनोलेयर यानी सिंगल लेयर में जमा होती हैं। इसका क्या महत्व है? मोनोलेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है ना, ओवरलैप करती हैं, तो उनकी अंदर की बनावट ठीक से नहीं दिखती। न्यूक्लियस कैसा है, साइटोप्लाज्म कैसा है, ये सब छिप जाता है। हाँ, धुंधला हो जाता होगा। हाँ, साइटोसेंट्रीफ्यूज सेल्स को जेंटली स्लाइड पर ऐसे बिठाता है कि वो ज्यादातर एक ही लेयर में फैल जाए। इससे हर सेल को अलग-अलग और साफ देखा जा सकता है, और उनकी नेचुरल बनावट भी बेहतर बनी रहती है। तो जाहिर है जब साफ दिखेगा तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से, जब सेल साफ दिख रही हों, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हों और एक लेयर में हों, तो पैथोलॉजिस्ट के लिए उनमें छोटे छोटे बदलाव या कोई एबनॉर्मल सेल, जैसे कैंसर सेल या इन्फेक्शन वाली सेल, उसे पहचानना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। गलती की गुंजाइश कम होती है। और ये सैंपल प्रोसेसिंग में एफिशिएंसी भी लाता है, खासकर बॉडी फ्लूइड्स के लिए। हाँ, क्योंकि ये कम सेल्स वाले सैंपल से भी जांच लायक स्लाइड जल्दी तैयार कर देता है। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा बताओ। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक खास तरह का रोटर होता है। उसमें सैंपल डालने के लिए एक छोटा चेम्बर और एक फिल्टर कार्ड होता है। स्लाइड इस फिल्टर कार्ड के सामने लगी होती है। अच्छा, जब मशीन घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिक्विड को तो फिल्टर कार्ड से बाहर धकेल देता है, लेकिन सेल्स भारी होने की वजह से कार्ड से गुजर नहीं पाती और सीधे स्लाइड पर चिपक जाती हैं, वो भी एक छोटे से गोल एरिया में। वाह। तो ये सीधे सीधे वो भूखे के ढेर में सुई खोजने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है, खासकर जब सैंपल में सेल्स बहुत कम हों। साइटोसेंट्रीफिकेशन के बाद स्लाइड तैयार करने के स्टेप्स क्या हैं? सोर्स में लेबलिंग, फिक्स करना, सुखाना, स्टेन करना, धोना, माउंट करना और फिर जांचना बताया गया है। हाँ, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। स्लाइड पर तुरंत लेबल लगाना जरूरी है ताकि सैंपल मिक्स न हो। हाँ, वो तो सबसे पहले। फिर जैसे ही सेल्स स्लाइड पर आती हैं, उन्हें फॉरेन फिक्सेटिव जैसे अल्कोहल उसमें डालकर प्रिजर्व करना, फिर हवा में सुखाना। उसके बाद सही स्टेन लगाना, जैसे पैप स्टेन या HNE या जो भी जरूरी हो। फिर अल्कोहल की सीरीज से धोकर एक्स्ट्रा स्टेन हटाना और सेल्स को डिहाइड्रेट करना। आखिर में माउंटिंग मीडियम की एक बूंद डालकर कवर स्लिप लगाना। इससे स्लाइड परमानेंट हो जाती है और माइक्रोस्कोप के नीचे आराम से देखी जा सकती है। ये सारे कदम जरूरी हैं ताकि सेल्स जांच के लिए बेस्ट कंडीशन में हो। चलिए, अब एक और अहम तकनीक पर आते हैं, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी LDC। सोर्स कहता है कि इसने पैप्समियर तकनीक की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को काफी बढ़ाया है। पैप्समियर तो मेनली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए होता है ना? LBC इसमें कैसे सुधार लाता है? हाँ, पारंपरिक पैप्समियर में क्या होता था कि डॉक्टर या नर्स सर्विक्स से सैंपल लेकर उसे सीधे कांच की स्लाइड पर फैला देते थे, स्प्रेड कर देते थे। हाँ, वो स्मीयर बनाते थे। बिल्कुल। LBC में तरीका थोड़ा अलग है। सैंपल लेने वाला जो टूल है, ब्रश या स्पैटुला, उसे स्लाइड पर रगड़ने के बजाय उसे एक छोटी शीशी में डालते हैं। उस शीशी में खास लिक्विड प्रिजर्वेटिव होता है। अच्छा, सीधा लिक्विड में? हाँ,
ब्रश स्पैटुला को उसी लिक्विड में अच्छे से हिलाकर या डुबोकर सारी सेल्स उस लिक्विड में आ जाती हैं। उसका क्या फायदा हुआ? स्लाइड पे फैलाने से बेहतर कैसे? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, जैसा सॉस कहता है, ये पक्का करता है कि सैंपल लेने वाले टूल पर लगी लगभग सारी सेल्स शीशी में चली जाएं। पुराने तरीके में काफी सेल्स ब्रश पर ही रह जाती थीं, स्लाइड पर आती ही नहीं थीं। हाँ, ये तो है। और दूसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि लैब में इस लिक्विड सैंपल को प्रोसेस करके साफ किया जा सकता है। साफ करने का मतलब, सॉस कहता है कि एलबीसी धुंधला करने वाली चीजें जैसे सूजन वाली सेल्स, ब्लड सेल्स, नेक्रोसिस वगैरह को कम करता है और सेल्स की एक साफ मोनोलेयर दिखाता है। बिल्कुल। पुराने स्मेयर में अक्सर सेल्स के साथ साथ बहुत सारा खून, म्यूकस, इन्फ्लेमेटरी सेल्स मतलब पस सेल्स या मरी हुई सेल्स का मलबा, ये सब भी स्लाइड पर आ जाता था। हाँ, जिसे देखना मुश्किल होता था। एग्जैक्टली। ये सब मिलकर डायग्नोस्टिक सेल्स को छुपा सकते थे। उन्हें देखना, उनका सही आकलन करना मुश्किल हो जाता था। एलबीसी प्रोसेस में उन गैर जरूरी चीजों को काफी हद तक हटा दिया जाता है। नतीजा होता है एक साफ सुथरी स्लाइड जिस पर सेल्स एक पतली लेयर में फैली होती हैं और उनकी बनावट एकदम क्लियर दिखती है। सोचिए जैसे किसी धुंधली फोटो को शार्प कर दिया हो। ये तो वाकई बड़ा सुधार लगता है। और सोर्स लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी में ऑटोमेशन की भी बात करता है। ऑटोमेशन कैसे मदद करता है इसमें? ऑटोमेशन यहाँ 3 मेन एरिया में हेल्प करता है: सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल एनालिसिस और डेटा मैनेजमेंट। सैंपल प्रिपरेशन में ऑटोमेशन मतलब मशीनें स्लाइड बनाती हैं? हाँ, ऑटोमेटेड मशीनें उस शीशी से सैंपल लेने, उसे प्रोसेस करके साफ करने, स्लाइड बनाने, स्टेन करने और कवर स्लिप लगाने तक का सारा काम खुद कर सकती हैं। अरे वाह! इससे फायदा यह है कि हर स्लाइड एक स्टैंडर्ड तरीके से बनती है, ह्यूमन एरर की गुंजाइश कम होती है और प्रोसेस में कंसिस्टेंसी आती है। और सैंपल एनालिसिस में क्या मशीनें स्लाइड को पढ़ भी सकती हैं? हाँ, यहीं पर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल आता है। ऑटोमेटेड इमेजिंग सिस्टम पूरी स्लाइड को स्कैन करके उसकी डिजिटल इमेज बना सकते हैं। अच्छा, डिजिटल स्लाइड। हाँ, फिर एआई सॉफ्टवेयर इन इमेजेस को एनालाइज करके एबनॉर्मल दिखने वाली सेल्स या सस्पिशियस एरियाज को पहचान सकता है और उन्हें हाईलाइट कर सकता है, पैथोलॉजिस्ट या साइटोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो ये एक तरह से स्क्रीनिंग में मदद करता है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से ह्यूमन जांच की जगह नहीं लेता, लेकिन ये स्क्रीनिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट बना सकता है और उन केसेस को पहले देखने में मदद कर सकता है जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये थकान या ह्यूमन एरर से होने वाली चूकों को भी कम कर सकता है। और तीसरा था डेटा मैनेजमेंट। हाँ, ऑटोमेटेड सिस्टम्स सैंपल्स की ट्रैकिंग, रिजल्ट्स की रिकॉर्डिंग और उन्हें हॉस्पिटल के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी EHR सिस्टम के साथ लिंक करने जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। इससे बड़े वॉल्यूम में डेटा को मैनेज करना, पुरानी रिपोर्ट्स ढूंढना और पूरी लैब का वर्कफ्लो स्मूथ बनाना आसान हो जाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एलबीसी के फायदे क्या हैं अगर हम समराइज करें? फायदे कई हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कम स्लाइड प्रति मरीज, क्योंकि सैंपल साफ और कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो अक्सर एक ही स्लाइड काफी होती है। दूसरा, बेहतर सेल प्रिपरेशन, जैसा हमने डिस्कस किया, कम खून, म्यूकस वगैरह और सेल्स का बेहतर प्रिजर्वेशन। तीसरा, सेल्स का सूखना रुक जाता है। पुराने स्मीयर हवा में सूख सकते थे, एलबीसी में सेल्स लिक्विड में रहती हैं। हाँ, ये भी है। चौथा, बेहतर बैकग्राउंड। साफ बैकग्राउंड होने से सेल्स को देखना आसान होता है। पांचवा, आर्टिफैक्ट्स में कमी। स्मीयर बनाने में जो बनावटी चीजें आ जाती थी वो कम होती हैं। और शायद सबसे बड़ा फायदा, हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसी लिक्विड सैंपल का इस्तेमाल एडिशनल टेस्ट्स के लिए किया जा सकता है, जैसे HPV का DNA टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर का मेन कारण है, या दूसरे मॉलिक्यूलर टेस्ट्स या इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। इसके लिए अलग से सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आखिरी वाला पॉइंट तो बहुत मायने रखता है। मतलब एक ही सैंपल से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हाँ, क्लिनिकल सेटिंग में यही तो चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और मरीज को बार बार सैंपल देने की तकलीफ से बचाया जा सकता है। एक ही विजिट में कैंसर स्क्रीनिंग और HPV टेस्टिंग दोनों के लिए सैंपल हो गया। तो हमने आज सेल ब्लॉक तकनीक की बेसिक से शुरुआत की, समझा कि कैसे लिक्विड सैंपल्स को सॉलिड ब्लॉक में बदलते हैं ताकि उनकी बेहतर जांच हो सके। हमने फिक्स्ड सेडिमेंट और NAF जैसी मेथड्स को देखा, फिर हमने साइटोसेंट्रीफ्यूज का रोल समझा, खासकर कम सेल्स वाले सैंपल्स के लिए ये कितना यूजफुल है। और आखिर में हमने लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी और
ऑटोमेशन का इम्पैक्ट देखा, जिसने साइटोलॉजी खासकर पैप स्मीयर जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट को और भी सटीक और एफिशिएंट बना दिया है। ये साफ है कि ये सारी टेक्निक्स मिलकर सेल्स की स्टडी और डायग्नोसिस को कितना आगे ले गई हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी ख्याल आता है जिस पर हमने ज़्यादा बात नहीं की। जैसे जैसे ऑटोमेशन और एआई सैंपल एनालिसिस में और ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं, फ्यूचर में साइटोटेक्नोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट का रोल कैसे बदलेगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या एआई उनकी जगह ले लेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि टेक्नोलॉजी शायद उन्हें रूटीन, थकाने वाले काम से फ्री करके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस पर फोकस करने में मदद करेगी। एआई पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन फाइनल इंटरप्रिटेशन, क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना और डिसीजन लेना, ये अभी भी ह्यूमन एक्सपर्टीज पर ही डिपेंड करेगा। तो टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह काम करेगी। हाँ, एक सहायक की तरह, एक्सपर्ट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने वाली, ना कि उसे रिप्लेस करने वाली। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल का ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर में डायग्नोसिस को कैसे और बेहतर बनाएगा। ये सोचना काफी दिलचस्प है कि ये पार्टनरशिप कैसे इवॉल्व होगी। ये वाकई एक विचार करने वाला सवाल है, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपर्टीज का फ्यूचर। इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।